Assalamu alaikum class. Today our lecture is mutations. Mutation means the change in DNA due to any mistake. Cells of eukaryotes contain an enormous amount of DNA. ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि DNA की एक बहुत सारी अमाउंट जो है, एक enormous amount जो है वो एक सेल में होती है. आपने इसके बारे में जब शुरू में ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो पढ़ा था. If the DNA in all of the cells of an adult human were lined up end to end, मतलब ये है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग जो है उसका एडल्ट ह्यूमन बीइंग उसके तमाम जो सेल्स हैं उनका डीएनए ले लिया जाए और उसे एंड टू एंड लाइन अप कर लिया जाए तो इट वुड स्ट्रेच नियरली 100 बिलियन किलोमीटर. इतनी उसकी लेंथ हो जाएगी 60 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर. कि अर्थ से जुपिटर का जितना फासला है वो 60 टाइम्स उतना डिस्टेंस जो है वो बनेगा. तो आप इससे सोचिए कि कितनी इतने छोटे छोटे सेल्स में जो डीएनए की अमाउंट है, अगर एक पूरे ह्यूमन बीइंग की जो अमाउंट है अगर वो पूरी डीएनए ले लिया जाए और उसको लाइन अप किया जाए तो दैट विल बिकम 60 times the distance from Earth to Jupiter. Changes in the DNA occur either due to mistake in replication. कि जो डीएनए में चेंज है या म्यूटेशन है वो दो वजूहात होती हैं या दो रीजंस होती हैं उसकी. एक रीजन है रेप्लिकेशन में मिस्टेक. रेप्लिकेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा है कि किस तरह एक एक न्यूक्लियोटाइड का जो आगे से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है वो आगे ज्वाइन करता है, रेप्लिकेशन होती है. अगर एक जगह कहीं पे भी रेप्लिकेशन में कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आके लग जाता है और एरर हो जाएगा तो एक तो ये वजह होगी म्यूटेशन की कि डीएनए चेंज हो जाएगा ड्यू टू द एरर इन द रेप्लिकेशन. और दूसरी इसकी जो रीजन है या कॉज है वो है डैमेज टू द जेनेटिक मैसेज कॉजिंग म्यूटेशन. डैमेज टू जेनेटिक मैसेज का मतलब है कि कोई रेज हो सकती है, कोई केमिकल हो सकता है, कई किस्म की जो फैक्टर्स हैं वो हो सकते हैं जो जीन्स में या डीएनए में चेंजेस कॉज करते हैं. तो या तो रेप्लिकेशन की मिस्टेक हो सकती है कि डीएनए चेंज हो जाए और या कोई ना कोई डैमेज हो सकता है जेनेटिक मैसेज को जिसकी वजह से ये चेंजेस आती हैं. तो म्यूटेशंस जो हैं ये चेंजेस हैं इन द डीएनए और ये दो वजह से होती है. द म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता. Mutations in somatic cells do not pass on to offspring and so have little evolutionary consequences than the germline changes. अगर वो सोमैटिक सेल्स हैं मतलब कि अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनमें अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है या चेंज आ जाती है तो उससे एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस पे कोई डिफरेंस नहीं आता. उसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होना. लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनको हम जर्म लाइन सेल्स कहते हैं, अगर उनमें चेंज आती है तो वो अगली जनरेशन में पास ऑन हो जाती है. मतलब कि वो सेल्स जिन्होंने एग्स या स्पर्म्स बनाने हैं उन सेल्स में अगर चेंज आ गई है तो इसका मतलब है कि वो अगली जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगी. द म्यूटेशन इन जर्म लाइन सेल इज पास टू सब्सिक्वेंट जनरेशन क्योंकि वो अगली जनरेशन में शिफ्ट हो जाएगी, thus providing the raw material from which natural selection produces evolutionary change. तो जो ये वाली चेंजेस हैं म्यूटेशनल चेंजेस ये अगली जनरेशंस में पास हो जाती हैं जिससे एवोल्यूशन होता है. और एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो इससे चलता है क्योंकि जो नई चेंजेस आएंगी हो सकता है कि वो जो नए आने वाले इंडिविजुअल्स हैं जिनमें ये चेंज आया है वो ज्यादा अडेप्टेबल हों. फिर ये भी होता है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बेस्ट जो कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेती है क्योंकि वो सक्सेसफुल होते हैं, वो ज्यादा कामयाब होते हैं. और जो वीक इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सकते. तो एवोल्यूशन में
वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर अच्छी म्यूटेशंस आती हैं, हेल्दी म्यूटेशंस आती हैं, और वो एक सिलेक्शन प्रोसेस में कामयाब रहते हैं, और इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस की तरफ जाते हैं और एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं। तो अभी तक आपने 3 चीजें पढ़ ली। एक ये कि म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन इज द जेनेटिक चेंज। उसकी 2 रीजंस होती हैं, कौन कौन सी? एक रेप्लिकेशन एरर हो सकता है, और दूसरा जो है वो किसी केमिकल या किसी फिजिकल रेस की वजह से अगर कोई चेंज आ गई है डीएनए के अंदर, तो फिर वो एक दूसरी वजह होती है। और तीसरी चीज आपने ये पढ़ी कि जो म्यूटेशंस हैं अगर वो सोमैटिक सेल्स में होंगी तो फिर उनका इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि वो अगली जनरेशन में नहीं जाती। लेकिन अगर वो जर्म सेल्स में होंगी या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होंगी तो फिर वो अगली जनरेशन में शिफ्ट होती हैं और वो फिर आगे चेंजेस लेके जाती हैं, एंड समटाइम्स दीस चेंजेस आर बेनिफिशियल फॉर एवोल्यूशन। ये तो बेसिक सी इंट्रोडक्शन हो गई। अब हमने पढ़ना है कि म्यूटेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, और ब्रॉडली अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। Number 1, chromosomal aberrations, and number 2 are the point mutation. अब हमने दोनों टाइप्स को, क्लासेस को बारी बारी डिस्कस करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। What are chromosomal aberrations and what are point mutation? Chromosomal aberrations are mega changes. अगर डीएनए में कोई बहुत बड़े लेवल की चेंज आई है तो उनको हम कहेंगे chromosomal aberrations, which involve presence of an extra chromosome or loss of a chromosome from the diploid number of chromosomes. मतलब ये है, मीगा चेंज मीन्स कोई बड़ी चेंज, जैसे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है या एक क्रोमोसोम कम हो गया है। अगर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग, उसका अगर जो नंबर है डिप्लॉयड नंबर जो कि नॉर्मल है वो 46 है, उसके अंदर या 45 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे या 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो फिर इसका मतलब है कि इसमें एक मीगा चेंज आया है और एक क्रोमोसोम के नंबर का डिफरेंस आ गया है। या ऐसे भी हो सकता है, और चेंजेस लाइक डिलीशंस। डिलीशंस का मतलब है कि कोई एक पोर्शन डिलीट हो जाए और डीएनए के जैसे कोई एक पूरा क्रोमोसोम है उसमें से डीएनए का एक पार्ट, मतलब कि जिसमें कोई इंपॉर्टेंट जीन है या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो अगर डिलीट हो जाए तो उसको हम कहेंगे डिलीशन। अगर कोई पीस ऐड हो गया है, कहीं पे डिलीट हुआ लेकिन वो कहीं पे आके ऐड हो गया, तो इंसर्शन। और इन्वर्जन का मतलब है कि अगर एक क्रोमोसोम का पीस ब्रेक होके उल्टा होके दोबारा लग गया, इन्वर्टेड सेगमेंट है उसके अंदर, तो इन्वर्शन, ये भी मीगा चेंजेस में आ जाते हैं। तो एक तो ये कि या तो कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया या लूज हो गया, या डिलीट हो गया है डीएनए का पार्ट एक क्रोमोसोम में से, या ऐड हो गया, इंसर्शन हो गई, या वो इन्वर्ट होके दोबारा ज्वाइन हो गया, रीज्वाइन हो गया। तो ये तमाम जो चेंजेस है ना, इनको हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। और क्रोमोसोमल एबरेशंस ये जब जेनेटिक चेंजेस के साथ जो डिजीजेस आती हैं ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कई दफा बड़े डेंजरस भी होते हैं, फेटल भी हो सकते हैं, मतलब जिससे डेथ हो जाती है, ऐसे भी मसाइल हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो क्रोमोसोमल एबरेशंस होती हैं उनसे जो डिजीजेस आती हैं उन्हें हम कहते हैं सिंड्रोम्स। और उसकी 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, एक डाउन सिंड्रोम है और एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मतलब है कि एक क्रोमोसोम लूज हो जाना। एक ऑर्गेनिज्म में अगर एक एक्स और एक वाई या एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है इन केस ऑफ फीमेल, तो उसमें अगर एक एक्स रह जाए, दूसरा एक्स या वाई मिसिंग हो, तो उसे हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम, और उसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 45। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर होता है 47। अगर एक मेल एक्स वाई है जिसके अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और वो एक्स वाई है, उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाए तो उसे हम कहेंगे एक्स एक्स वाई। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो डिजीज होती है या वो सिंड्रोम होता है
जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है और 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये दो डिजीजेस जो हैं दे आर ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन, और क्रोमोसोमल एब्रेशन में ये जो दोनों ऑर्गन इंडिविजुअल्स हैं जिनमें ये डिजीज है ये वो एबनॉर्मल होते हैं, उनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज होती हैं क्योंकि एक में क्रोमोसोम नंबर कम है, दूसरे में एक क्रोमोसोम ज्यादा है। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नेसेसरी है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, नॉर्मल लिविंग के। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, पॉइंट म्यूटेशंस जो हैं दे आर वेरी माइन्यूट, वेरी शॉर्ट म्यूटेशंस, और इसमें एक या दो न्यूक्लियोटाइड्स का सिर्फ डिफरेंस आता है और उससे ही वो चेंजेस जो है ना वो हो जाती हैं। जैसे दे आर म्यूटेशनल चेंजेस व्हिच अफेक्ट द मैसेज इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग ऑल्टरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। इनसे जेनेटिक मैसेज चेंज हो जाता है, जस्ट खुद इतनी बड़ी चेंजेस नहीं होती हैं, बहुत पॉइंट लेवल की म्यूटेशंस हैं, लेकिन ऑल्टर क्या होता है डीएनए का सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस चेंज होने से आपको पता है कि सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सीक्वेंस है उसी की वजह से मैसेंजर आरएनए बनता है, उसी की वजह से अमाइनो एसिड्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं, प्रोटीन बनती है। अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड गलत हो जाएगा तो जेनेटिक कोड पे इफेक्ट होगा और फिर आगे से प्रोटीन जो है वो वाली नहीं बनेगी जो बननी थी। आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डिटेल में पढ़ी है, आपको अब अंदाजा हो गया होगा कि ये कितने ऐसे प्रोसेस हैं रेगुलेटरी किस्म के जिसमें जरा सा भी अगर चेंज आ जाए तो फिर प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनती और वो अपना ठीक से काम नहीं करती। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में अगर चेंजेस आ जाती हैं तो ये फिर पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं। If alterations involve only one or a few base pairs in the coding sequence, they are called point mutations। सिर्फ few base pairs में एक दो तीन base pairs में सिर्फ change आई है। While some point mutations occur due to spontaneous pairing errors that occur during DNA replication, या तो replication के अंदर replication के दौरान कोई गलत न्यूक्लियोटाइड लगने की वजह से हो सकती हैं, or other result from damage to DNA caused by mutagens। म्यूटेशन कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं उन्हें हम म्यूटाजेंस कहते हैं। म्यूटाजेंस दो किस्म के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में रेज आ जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की, जैसे एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, और केमिकल्स में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स आ जाते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो दोनों सूरतें होती हैं, या तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें एरर आ जाता है, या म्यूटाजेंस की वजह से। म्यूटाजेंस आर द एजेंट्स व्हिच कॉज म्यूटेशंस इन डीएनए, और ये दो किस्म के होते हैं, रेडिएशन और केमिकल्स। रेडिएशन जो है वो फिजिकल म्यूटाजेंस कहलाते हैं। Later class of mutation is of particular importance because modern industrial societies often release many chemical mutagens into environment। कहते हैं ये जो फैक्ट्रियों का धुआं है और इतना सारा जो हवा में पोल्यूशन है ये एक म्यूटेशन का कॉज है। मतलब ये केमिकल्स जो हवा में शामिल होते हैं जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में ज्यादा होते हैं उनका बहुत रोल है, वो म्यूटाजिन के तौर पे, केमिकल म्यूटाजिन के तौर पे काम करते हैं। अब हम दो ऐसी डिजीजेस देखेंगे, जैसे आपने क्रोमोसोमल एब्रेशंस में दो डिजीजेस देखी हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। अब यहाँ पे भी आप दो डिजीजेस एज एन एग्जांपल देखेंगे विच आर फॉर पॉइंट म्यूटेशन। Sickle cell anemia and phenylketonuria, they are the well-known examples of point mutation। Sickle cell anemia आप पीछे पढ़ भी चुके हैं कि एक अमाइनो एसिड जो है वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड बदलने से कोड चेंज हो जाता है और उससे अमाइनो एसिड चेंज होने से हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाती है। हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाती है, वो सिकल लाइक बन जाती है और एक श्रिंक हो जाती है और उससे खून की कमी या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो पेशेंट की कम हो जाती है और उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज से ये डिजीजेस हो जाती है। In sickle cell anemia, a point mutation leads to the change of amino acid
glutamic acid into valine at position 6 from N-terminal and in hemoglobin chain. हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। इसकी जो बीटा चेन है उसमें 6th पोजीशन पे क्या लगना होता है, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन उसकी जगह वेलिन आके लग जाता है। एंड टर्मिनल एंड मतलब जो अमाइनो टर्मिनल है प्रोटीन चेन का, क्योंकि अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं तो प्रोटीन चेन बनती है। एक तरफ अमाइनो एंड फारिग होता है, दूसरी तरफ कार्बोक्सी एंड। तो अमाइनो एंड की तरफ से अगर देखेंगे तो 6ठी पोजीशन पे वेलिन आके लग जाता है और वो फिर जो इंडिविजुअल होता है वो फिर उसको ये डिजीज हो जाती है। This consequently alters the tertiary structure of hemoglobin molecule, reducing its ability to carry oxygen. और अगर ये हो जाता है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। पहले प्रोटीन की चेन बनती है तो प्राइमरी, उसके बाद उसके अंदर फोल्ड्स आने शुरू होते हैं, जिगजैग कॉन्फ़िगरेशन बनती है तो सेकेंडरी, और उसके बाद फिर जब फर्दर फोल्डिंग होती है तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बनेगा हीमोग्लोबिन प्रोटीन का, तो फिर उसके अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। इस वजह से उसकी कैपेबिलिटी चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, और इसको हम कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अब हमने देखना है कि दूसरी डिजीज कौन सी थी। दूसरी डिजीज थी फिनाइल कीटोन्यूरिया। और फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम इसकी फिगर देखेंगे। और फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है उसमें क्या होता है, हम उसके पहले सिम्टम्स देखें। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें फिनाइल एलानिन जो है ना वो इट इज नॉट डिग्रेडेड। मतलब ये कि फिनाइल एलानिन जो है ना इसको डिग्रेड हो जाना चाहिए बॉडी के अंदर अगर ये प्रोड्यूस होती है। और इसको डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम होता है ना वो डिफेक्टिव हो जाता है। एंजाइम क्योंकि प्रोटीन होता है और वो डिफेक्टिव हो जाता है। एंजाइम कौन सा है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है ये एंजाइम अगर डिफेक्टिव हो जाए तो ये फिनाइल एलानिन को डिग्रेड नहीं करता और ये जमा होना शुरू हो जाती है सेल्स के अंदर। Phenylalanine consequently accumulate in the cells leading to mental retardation। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है पेशेंट के अंदर। और मेंटली जो है ना वो क्यों? क्योंकि उसके जो ब्रेन के सेल्स हैं उनके अंदर फिनाइलएलानिन जमा होना शुरू हो जाती है। एज ब्रेन फेल्स टू डेवलप इन इन्फेंसी, और अगर वो छोटा बच्चा है और उसके अंदर ये एंजाइम नहीं बन रहा, डिफेक्टिव है, फिनाइलएलानिन जमा हो गई है, तो ब्रेन जो है वो डेवलप ही नहीं होता। और ये भी एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से है। मतलब ये देखें कि एक छोटी सी पॉइंट म्यूटेशन ने इतनी बड़ी डिजीज कॉज की है और इस डिजीज की वजह से फिर मेंटल जो है वो रिटार्डेड हो जाता है इंडिविजुअल। अब हमने ये एक जो इसकी फिगर है वो डिस्कस करनी है। पहला एक क्रोमोसोम आपने देखा है लेफ्ट साइड पे, और इसमें ABC 3 जीन्स हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर। ये डीएनए का पार्ट दिखाया गया है कि नॉर्मल है, नो म्यूटेशन। और इसकी एग्जांपल दिखाई गई है, नॉर्मल बी प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बी जीन। कि ए जो है सपोज के ए जीन ए प्रोटीन बनाती है, बी जीन बी प्रोटीन बनाती है, सी जीन सी प्रोटीन बनाती है, और तीनों नॉर्मल अपनी अपनी प्रोटीन्स बना रही हैं। जो बी है ना वो भी नॉर्मली बना रही है। अब क्या हो गया? अब इसमें आ गई है एक अदर पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन जो है उसमें क्या हुआ कि उसमें सब्स्टिट्यूशन हो गई है। और इसमें आप देखें कि जो बी है ना वो सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और अ फ्यू बेसिस का मतलब चेंज आ गया है उसके बेसिस के अंदर, बेस सब्स्टिट्यूशन इसको हम कहेंगे। और ये जो चेंज आया, जैसे आपने अभी पढ़ा है हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग गई। अब यहाँ पे भी यही हुआ है कि बेस कोई गलत आके लग गया।
और इसने क्या किया, बी प्रोटीन इज नाउ इनएक्टिव बिकॉज चेंज अमाइनो एसिड डिसरप्ट फंक्शन। डिसरप्ट का मतलब है कि नॉर्मल फंक्शनिंग अब नहीं हो रही, क्योंकि इसमें अब उसने चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अगला पॉइंट इंसर्शन। इंसर्शन ऐड हो गया, ये देखिए एडिशन ऑफ वन ऑफ अ फ्यू बेसिस, अब इसमें कुछ बेसिस आके ना ऐड हो गए। अब बी प्रोटीन फिर इनएक्टिव है बिकॉज इंसर्टेड मटेरियल डिसरप्ट्स प्रॉपर शेप। अब जीन जो है वो उसके बीच में आके एक और अगर एडिशन हो गई है तो उसका अपना नॉर्मल फंक्शन जो है ना ट्रांसलेशन का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर मसला होगा। डिलीशन में लॉस ऑफ वन और फ्यू बेसिस, अगर एक पोर्शन डिलीट हो गया है तब भी काम नहीं होगा। बी प्रोटीन इज इनएक्टिव अगेन बिकॉज पोर्शन ऑफ प्रोटीन इज मिसिंग। अब इसके साथ फिर प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनेगी और फिर काम नहीं होगा। तो बेस की सब्स्टिट्यूशन हो जाए या इंसर्शन या डिलीशन हो जाए, हर सूरत में ये जो काम है फिर प्रोटीन का वो कम हो जाता है। अच्छा जी, नाउ चेंजेस इन पोजीशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब है ए बी सी जो है उसमें इन्वर्शन आ गई, और अब क्या हुआ है कि बी जो है वो बाद में चला गया, सी पहले, यहाँ से ब्रेक हुआ और दोबारा लग गया। B gene or B protein may be regulated differently because of the change in the gene position. Genes तो as it is मौजूद है, A भी है, B भी है, C भी है, लेकिन पोजीशन चेंज होने के बाद हो सकता है कि उसकी एक्टिविटी पे भी फर्क आ जाए, और इसके फर्क आने से हो सकता है कि काम प्रॉपरली वो ना करें। रीअरेंजमेंट, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है कि ये बी जीन में बी inactivated or regulation differently in its new location on chromosome। बी जो है वो कहीं और जाके लग गई है, और अब हो सकता है कि इसकी फिर जो इसका रेस्पॉन्स है या इसका जो फंक्शन है वो नॉर्मल तरीके से अब ना हो सके। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है कि एक फ्यू न्यूक्लियोटाइड, वन न्यूक्लियोटाइड कैन कॉज सिवियर डैमेजेस और कैन सिवियर डिजीजेस, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया है या सिकल सेल एनीमिया है। और मीगा चेंजेस हुए हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस कॉज करते हैं। तो जो म्यूटेशंस हैं ये दो किस्म की हैं, और दोनों सूरतों में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, और बहुत सी डिजीजेस जो हैं वो कॉज की जा सकती हैं। अब आपने ये देखा कि म्यूटेशन कंप्लीट होने के साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है ना, ये कंप्लीट हो गया है। और अब हमने इसके जो चैप्टर है इसकी आगे से एक्सरसाइजेस देखनी है। अब आपका होमवर्क है कि आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का है वो करना है, और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें एमसीक्यूज हैं ये करना है, और इसकी पिक्चर जो है वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपनी टीचर को सेंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों आपका होमवर्क है, और इसको आपने सेंड करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी करें क्योंकि ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपने स्टेटमेंट देनी है ट्रू और फॉल्स की, और अगर फॉल्स है तो उसके साथ करेक्ट स्टेटमेंट लिखें। तो ये जो पहले क्वेश्चन 1, 2, 3 है ये तीनों करके इनकी आपने पिक्चर जो है वो सेंड करनी है, और फिर हम चेक करेंगे कि आप काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसको पढ़ें अच्छे तरीके से, समझें, और फिर मुझे एक्सरसाइज के ये पहले 3 क्वेश्चन जो हैं ये करके भेजें। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।